उन्होंने अपने जीवन के 35 साल भारतीय सेना को दिए। अपने कार्यकाल में वे शांति सेना का हिस्सा बनकर लिट्टे आतंकवादियों का सामना किया। जब उनकी पोस्टिंग नागालैंड में थी तो वे नागालैंड के आतंकवादियों से लड़े। फिर कश्मीर पोस्टिंग के दौरान कश्मीरी आतंकवादियों का डटकर मुकाबला किया और 1999 में कारगिल युद्ध के समय उस ऐतिहासिक युद्ध का हिस्सा बने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर अहमद अली जी की, जिनको सेना में सराहनीय कार्य के लिए भारत सरकार ने सेना मेडल से सम्मानित किया। नमस्कार, सार्थक शख्सियत के आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर अहमद अली जी से। तो सर, भारत चीन सीमा पर आज जो हालात हैं और जो आपके समय के हालात थे, उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, मैं अपने समय की बात कर सकता हूँ। मैं वहाँ पे सन 82 से 84 के दरमियान में था और ये जो मौजूदा पैंगोंग त्सो लेक जो खबर में है, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको ताजुब होगा ये सुन के कि उस ज़माने में और अभी हाल तक हथियार लेके हम लोग सरहद तक नहीं जाते थे और बहुत बेफिक्री का दौर था। हम लोग दबा के पेट्रोलिंग करते थे और बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जाया करते थे। किसी के तरफ से इंटरफेरेंस या मुदाखलत नहीं थी और ख़ासकर चाइनीज़ भी एक दो बार ही दिखे हम लोग को। मैंने खुद उनको एक ही या दो बार देखा। लेकिन अब जो हालात बदल गए हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि हालात ख़राब हो गए। मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि क्यों हुए और कैसे हुए, लेकिन एक चीज़ समझ में आती है अखबारों से और जो खबरें सुन के कि चाइनीज़ वहाँ तक हैं जहाँ पहले वो नहीं थे और वो पेट्रोल हमारी उससे आगे भी जाया करती थी। चाइनीज़ की एक पॉलिसी रही है ज़मीन धीरे धीरे चुराना। इन्होंने सिर्फ भारत के साथ नहीं किया, बल्कि बहुत और मुल्कों के साथ भी यही काम किया। तो ये एक झटके में बहुत सारी ज़मीन नहीं कब्ज़ा करते, ये धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। सन 62 में इन्होंने थोड़ा कब्ज़ा किया, अब इन सालों में इतने सालों में इन्होंने और बढ़ गए आगे। तो ऐसा लगता है कि इनके लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कोई चीज़ ही नहीं है, जबकि हम लोग इसका बड़ा ख्याल रखते थे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कभी भी ब्रीच ना करें। वो चाइनीज़ नहीं करते। अभी जो जहाँ पे ये मौजूद हैं वो जगह पे इनको नहीं होना चाहिए था। सिर्फ यही कह सकता हूँ कि इन पे भरोसा नहीं किया जाए, न इनकी बातों पे, न इनके एक्शंस पे। इस मसले पर हमारे देश की रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, जंग तो किसी चीज़ का फैसला कुन चीज़ नहीं होती है और इस हालात में जब हम और बहुत सारी समस्याओं में उलझे हुए हैं, जैसे कोविड है या छोटी सी चीज़ ले लीजिए कि साइक्लोन आ रहा है या टिड्डी दल आ रहे हैं, तो भारत इस वक्त कई मुश्किलात में से गुज़र रहा है। उस मुश्किलात में एक ये भी मुश्किलात है कि चीन बॉर्डर पे दस्तक दे रहा है। मेरे समझ से फ़ौज तो रोक के रखेगी और वो कर रही है बहुत अच्छे तरह से। साथ साथ कूटनीतिक भी शुरू कर देना चाहिए और इसको पॉलिटिकल लेवल पे ले जाके बात को ख़त्म करना चाहिए। मैं जंग का कायल नहीं हूँ, हालांकि खुद फौजी रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जंग से हर चीज़ के फैसले नहीं मिलते हैं। इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाए, चीन को इतना एक्सपोज कर दिया जाए कि पूरी दुनिया उसकी हरकतें समझ जाए और ख़ुद ब खुद चीन इतना शर्मिंदा हो जाए कि वो ऐसे हरकतें करने से गुरेज करे। सर, आप कारगिल वार का हिस्सा रहे हैं, तो कारगिल वार ने हमें क्या सबक सिखाया?
फौज की एक प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर में एक चीज़ होती है सरप्राइज, कि आप दुश्मन को चौंका दें, दुश्मन को सरप्राइज कर दें। कारगिल वॉर में हम खुद सरप्राइज हो गए। वहाँ पे भी दुश्मन ऐसी जगह आके बैठ गया जहाँ हमको पता नहीं चल सका। हमको जो एक सबक सीखा कि आपको सरहद तक पकड़ के रखना है ज़मीन को, और आखिरी इंच तक भारत की उस पे पेट्रोलिंग करते रहना है, और यकीन करें कि आइंदा कभी सरप्राइज ना होने पर। एक होशियार शत्रु की हमेशा ये कोशिश होती है कि आपको अनअवेयर पकड़ ले, अनजाने में आपको पकड़ ले, और आप अगर एक अच्छे फौजी हैं तो आप ये कोशिश करेंगे कि आपको कभी सरप्राइज ना कर सके कोई। तो एक ये सबक ये सीखा कि जो फौज बॉर्डर के नज़दीक के इलाके में है वो सिर्फ अपने ही सामने नहीं बल्कि आखिरी सीमा तक खूब गश्त लगाएं और कोशिश करें कि किसी तरह से दुश्मन की कोई टुकड़ी वहाँ तक पाँव न जमा सके। जिन हाथों ने कभी हाथ में बंदूक लेकर देश की हिफाजत की थी, उन हाथों ने कलम कैसे थामा? मेरा फौज में आना ही एक हमारे दोस्तों को ताजुब हो रहा था, क्योंकि मेरा मिशन कुछ सिविल सर्विसेज में जाने का था। ये ज़िंदगी की ऐसी मोड़ आई थी कि जिसमें हमने तय कर लिया कि चलो फौज में चलते हैं। जब मैं फौज में था तो मुझे पढ़ाई लिखाई में रुचि थी और मैं कुछ न कुछ लिखता पढ़ता रहता था। मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूँ इन्फेंट्री स्कूल महू में, जहाँ ऑफिसर्स को सिखलाता था, और फिर बाद में आर्मी वॉर कॉलेज वो भी महू में है, वहाँ भी था। पढ़ने लिखने में एक दिलचस्पी थी, किताबों से मेरा शौक़ था, और ज्यों-ज्यों उम्र बीतती गई वो शौक़ और बढ़ता चला गया। किस्मत ने ऐसी एक करवट ली कि जब मेरा प्रमोशन बोर्ड नहीं हुआ तो मुझे फौज को खुदा हाफिज़ कहने का वक्त आया, जब मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बुलाया गया और एज अ प्रो वाइस चांसलर अपॉइंट कर दिया गया। वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट कह लीजिए वो था, जहाँ से मेरा एक दूसरी इनिंग्स शुरुआत होती है, सोल्जरिंग छोड़ के पढ़ाई लिखाई वाली इनिंग्स। और मैं टीचर्स के बीच में और तलबा स्टूडेंट्स के बीच में चला गया और एक दूसरी दुनिया वो थी। और तब से मुझे और मज़ा आने लगा कि ये भी एक दुनिया है जहाँ हमने फ़ौज की सब चीज़ें सीखी 36 साल तक। एक 5 साल मेरा अलीगढ़, वो मेरी ज़िंदगी के बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास दिन रहे हैं। उसमें बहुत लोगों से मुलाकात हुई, बड़ी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और ये सब अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि आप इतने बड़े समुंदर में तैर रहे हैं इल्म के, जिसकी ना तो कोई गहराई की सीमा है और ना चौड़ाई की सीमा है। आप उस समुंदर में बहुत थोड़ी सी चीज़ जानते हैं, सीखने के लिए बहुत पड़ी है और उम्र बहुत थोड़ी सी है। और मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि ज़िंदगी में कोई काम करने के लिए देरी नहीं होती। अगर आपका कोई पैशन है तो किसी भी उम्र में आप शुरू कर देते हैं। आखिर सर सैयद अहमद ख़ान ने भी रिटायरमेंट के बाद ही तो यूनिवर्सिटी बनाई थी, गवर्नमेंट सर्विस से रिटायरमेंट के बाद। तो इस वास्ते मैंने सोचा देर आए दुरुस्त आए, अब इसमें ले लेते हैं। वो कौन कौन से ऐसे की पॉइंट है जिनकी बदौलत आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नंबर 1 बनाया? देखिए, हमने जब AMU ज्वाइन किया तो हम और हमारे वाइस चांसलर साहब, हम दोनों ने कई बार बैठ के डिस्कस किया कि यूनिवर्सिटी को कैसे ऊपर ले जाया जाए। तो मैंने एक अपने लिए और अपने तलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए की रिजल्ट एरिया बनाया। दुनिया जो है एक्सेलेंस को ही पहचानती है, एवरेज की कोई जगह नहीं है दुनिया में। अगर आप बहुत अच्छे हैं
तो आप गिनती में आएंगे, और अगर आप औसत हैं तो आप कहीं गिनती में नहीं आएंगे। ये चीज़ मैंने अपने तलबा को बहुत अच्छे तरह से समझाया। मैंने उनको ये भी समझाया कि मैं फ़ौज के माहौल से आया हूँ जहाँ डिसिप्लिन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए मैंने कहा कि तुमको भी अगर दुनिया में कुछ हासिल करना है तो पहले डिसिप्लिन हो जाओ। मैंने डिसिप्लिन पे बहुत जोर दिया। डिसिप्लिन हर वो चीज़ है जिसको आप समझते हैं कि गलत है और आप जानबूझ के उसको ना करें, समझते हुए भी ना करें, वो डिसिप्लिन के दायरे में आ जाती है। मैंने देखा कि धीरे धीरे तलबा और वहाँ के जो टीचर्स थे सब इस बात पे मानने लगे कि बगैर डिसिप्लिन के कुछ हासिल नहीं होगा। तो धीरे धीरे स्ट्राइक का दौर ख़त्म होने लगा, प्रोटेस्ट एजिटेशंस का दौर ख़त्म होने लगा, क्लासेस में तादाद बढ़ने लगी, खुद ब खुद स्टूडेंट बैठने लगे पढ़ने के लिए और टीचर्स भी जाके पढ़ाने लगे। दूसरी चीज़ हमने कहा कि अपने आप को, तुम्हारी उम्र है कि फिज़िकली फिट रखो। यही एक उम्र है जिसमें अगर तुमने अपने आप को फिट बना लिया तो आप 60-70 साल के भी हो जाओगे तो ये चलती रहेगी, ये आपकी वर्जिश। तो लड़कों के लिए खेलने कूदने के लिए इंतज़ाम बहुत सारे किए। मिसाल के तौर पे एक ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल बनवाया गया, बहुत खूबसूरत। एक हॉकी का एस्ट्रो टर्फ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक चंद यूनिवर्सिटीज़ में है जिसके पास अपना हॉकी का एस्ट्रो टर्फ है। इसी तरह क्रिकेट, टेनिस, ये सब चीज़ तो पहले से थी, लेकिन हमने ज़ोर बहुत दिया। नतीजा ये हुआ कि यूनिवर्सिटी इन सब खेलों में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाती थी। कहीं चैम्पियन होती थी तो कहीं रनर्स अप होती थी, लेकिन लड़के अपने रूम से निकल के बाहर मैदान में खेलना शुरू कर दिया। और नौजवान आदमी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को दिमागी तौर से भी और जिस्मानी तौर से भी मजबूत रखे। मैं उस मोटो में बिलीव करता हूँ कि एक थका हुआ आदमी के लिए दिमागी एक्सरसाइज ज़रूरी है। जो जिस्मानी तौर से थक गया हो उसके लिए दिमागी एक्सरसाइज ज़रूरी है। उसी तरह से जो दिमागी तौर से थक गया उसके लिए जिस्मानी एक्सरसाइज ज़रूरी है। इसलिए मैं इस पर बहुत ज़ोर देता था। तो ये कुछ चीज़ें हमने फैसला किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, यूनिवर्सिटी को और अट्रैक्टिव बनाया जाए जिससे कि स्टूडेंट्स और आए, और जनरल एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने की कोशिश की है। लड़कियों को पूरी तरजीह दी क्योंकि हमारे ये यकीन है कि लड़कियों की एजुकेशन हिंदुस्तान में बहुत ही ज़रूरत है। तो हमने वहाँ लड़कियों को बहुत इनकरेज किया, ना ही सिर्फ कि क्लास आओ बल्कि हर एक्टिविटी में हिस्सा लो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हिस्सा लो, जिससे कि तुम्हारी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके पर्सनैलिटी। बहुत खुशी होती है देख के कि अलीगढ़ के जो स्टूडेंट्स थे वो एक बहुत ही तहजीब याफ्ता, बड़े मैच्योर और बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट स्टूडेंट बन के निकल रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी होती है कि हमारे चलते चलते 2017 में यूनिवर्सिटी नंबर 1 रैंक पे पहुंच गई। इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें नहीं मिल सकता। हायर एजुकेशन के फील्ड में आज आप भारत को कहाँ पाते हैं? देखिए, हायर एजुकेशन दो तरह से होती है। एक तो आप कम लोगों को पढ़ाएं और बहुत क्वालिटी एजुकेशन दें, जिसके लिए दुनिया में बहुत सी यूनिवर्सिटी मशहूर हैं। लेकिन हमारे साथ मसला ये है कि आबादी इतनी बड़ी है मुल्क की कि हम थोड़े लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो शायद हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें मास स्केल एजुकेशन देनी है। हमें हर गांव से इलिटरेसी दूर करनी है। हर आदमी को कलम पकड़ना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। उसके लिए जब आप लार्ज स्केल पे जाते हैं तो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। अब ये टीचर्स के ऊपर है और मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो क्वालिटी कैसे इंश्योर करते हैं, ये बात रखते हुए भी कि तादाद स्टूडेंट्स की बढ़ती जाए हर साल। आपको क्वांटिटी भी बढ़ाना है और क्वालिटी भी बढ़ाना है, क्योंकि दुनिया जो है वो क्वालिटी ढूंढती है, क्वांटिटी में दिलचस्पी कम होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुल्क
की समस्या ये है कि हमारे पास तादाद बहुत है। अब उस तादाद को हम क्वालिटी में कैसे तब्दील करते रहें, ये हुनर टीचर्स का है, और जो कॉलेज जो चलाता है या यूनिवर्सिटी चलाती है उनका होना चाहिए। लेकिन अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमारे पास रिसर्च फैसिलिटीज़ बहुत हैं, हमारे पास लड़कों को सीखने के लिए एक मादा है, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दिया गया है पूरे मुल्क में, जिससे कि वो सीखना चाहते हैं। और अब सही रास्ते पर उनको लेके चलेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम भी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज़ यहाँ भी कायम कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाली पुश्तें बहुत ही तेज़ पढ़ी लिखी होंगी, और वो जो दिन जहालत के थे वो हमारे पीछे दूर छूट चुका होगा। ब्रिगेडियर अहमद अली जी अपनी कम्युनिटी से क्या कहना चाहेंगे? कम्युनिटी से मैं यही कहूँगा कि अपने आप को एजुकेशनल एम्पावरमेंट करो, अपने आप को एजुकेशन इतना दे दो कि किसी के मोहताज ना रह सको। मैं किसी की मिसाल नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन दुनिया में ऐसी भी कम्युनिटीज़ हैं जो बहुत तादाद में छोटी सी हैं, लेकिन नोबेल प्राइज़ थोक के हिसाब से इकट्ठा कर रखा। उनके तरफ देखो और ऐसे ही तुम भी करो। अगर आपके पास एजुकेशनल एम्पावरमेंट आ जाती है तो स्काई इज़ द लिमिट, फिर तो आसमान ही आपके लिए है। याद रखिए कि डिस्पैरिटी, या आप कहते हैं कि साहब हमारे साथ ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये उन्हीं के साथ होती है जो कमज़ोर होते हैं। डेस्टिनी हारने वालों के लिए होती है, जीतने वालों के लिए कोई चीज़ डेस्टिनी नहीं होती। आप एम बनाएं, आप यकीन करें कि चाहे हमको एक ही वक्त की रोटी खाने को मिले, मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा ज़रूर, उसको स्कूल भेजूंगा, और स्कूल से ही ड्रॉप आउट नहीं होने दूंगा, मैं उसको कॉलेज भी भेजूंगा, और उसको जितना मैक्सिमम पढ़ा सकूंगा पढ़ाऊंगा। यकीन मानिए कि अगर आपके परिवार में ऐसा हो गया तो गरीबी आपसे मीलों दूर रहेगी। आप तो गरीबी छू नहीं सकते, आप खुशहाल रहेंगे। सिर्फ मेरे आपसे इल्तिजा है कि आप अपने कुनबे को पढ़ाइए, अपने आसपास के लोगों को पढ़ाइए, और सिर्फ पढ़ाई के ज़रिए ही आपका उत्थान हो सकता है। ज़िंदगी से क्या सीखने मिला? ज़िंदगी ने तो बहुत सबक सीखा है। अब मैं इस पड़ाव पे हूँ कि जब मुड़ के देखता हूँ तो बहुत से सीखे हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि ज़िंदगी बहुत क्रूर भी हो सकती है और अनफॉरगिविंग होती है ज़िंदगी। मुकद्दर आपके हाथ में, अपना मुकद्दर बनाना आपका काम है। आप ये ना सोचिए कि आपका भाई, आपका बाप या आपका कोई रिश्तेदार आपकी मुकद्दर संवार देगा। अगर ये बात आप मानते हैं तो ये भी समझ लीजिए कि ज़िंदगी असली में कंप्यूटर की वो बटन नहीं है जहां आपने डिलीट दाबा तो डिलीट हो गया, और जहां आपने कोई चीज़ निकालना चाहा तो एक बटन दाबा और निकल गई, खुल गई। असल लाइफ में मेहनत और सच्ची लगन आपको आगे ले जाती है। अगर आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा है, आपके अंदर लगन है ईमानदारी के साथ, तो आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट करने की कोशिश ना कीजिए कभी भी। असल ज़िंदगी में तरक्की उन्हीं को मिलती है जिन्होंने मेहनत किया है। शॉर्टकट वाले कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। आप भी मेहनत करना सीखिए। ऐसी कोई ख्वाहिश, सपना जो मन में रह गया हो और उसे पूरा करना चाहते हैं? बहुत से अरमान हैं, कहते नहीं कि हज़ारों अरमान, हर अरमान पे दम निकले वाली बात है। लेकिन मैं आज भी ये चाहता हूँ कि अगर मैं नौजवान होता तो मैं एक बार फिर फौज में जाता। मुझे वो ज़िंदगी बहुत अच्छी लगी। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने गांव जाऊँ और अपने गांव में नीम के पेड़ के नीचे लेटूँ, सोऊं, गांव वालों के बीच में खाना खाऊं जैसे बचपने में मैं करता था। और ये मेरी हसरत है
कि मैं अपने उस मिट्टी में फिर से जाऊं जहाँ से मैं उठा था। और मुझे अपने गांव से बहुत प्यार है और मैं जाऊंगा अपने गांव, और जो कुछ हो सकेगा अपने गांव, अपने उस इलाके के लिए जो कुछ बना सकूंगा मैं करूंगा। मेरी एक हसरत है कि मैं एक स्कूल बनाऊं, एक इतना अच्छा स्कूल बनाऊं जहाँ के बच्चे पढ़ के बाद में हमें याद करें कि मैं उस स्कूल का